मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैरिग्नॉन्स थ्योरम फॉर मोमेंट आघूर्ण का वैरिग्नॉन प्रमेय पढ़ेंगे। देखते हैं थ्योरम क्या है। इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, then the algebraic sum of moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point. यदि किसी बिंदु के परितः कई समतलीय बल कार्य कर रहे हैं तो उन बलों के आघूर्ण का बीजीय योगफल उस बिंदु के परितः उनके परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स about an axis is equal to the sum of moments of its components about the same axis. Means जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट के इक्वल होता है जब उन्हें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु के परितः अगर समतली बल कार्य कर रहे हैं तो उन बलों के आघूर्ण का बीजीय योगफल, जितने भी बल कार्य कर रहे हैं, जितने भी फोर्स का वर्किंग है, उन सभी का के मोमेंट्स का एडिंग करना है, हमको योगफल निकालना है। तो उस बिंदु का के परितः अबाउट द सेम पॉइंट हमको रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट मिल जाता है। यह है वैरिग्नॉन का थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखते हैं लामीज थ्योरम। लामी का प्रमेय क्या कहता है। If 3 coplanar forces are acting at a point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो हर फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा विथ साइन एंगल के अनदर टू के साथ। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम है एक हमारा, ये एक ही एक्सिस है, समतलीय फोर्सेस है, कोप्लानर फोर्सेस, 3 फोर्स यहाँ पर P है, Q है और R है। तीनों का कुछ एंगल मान लेते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, जनरली एंगल्स को अल्फा बीटा गामा में डिनोट करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा ले लिए हमने, अल्फा बीटा गामा एंगल। तो लामी का प्रमेय क्या बढ़ गया, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रमेय तो यही बोलता है कि जो फोर्स है उसके डिवाइड में, ये देखिए ये जो देख रहे हैं आप, P अपॉन साइन अल्फा, P के अपोजिट में अल्फा है तो P अपॉन साइन अल्फा कीजिए, Q के अपोजिट में बीटा है तो Q अपॉन साइन बीटा कीजिए, R के अपोजिट में गामा है तो R बाई साइन गामा कीजिए। ओके, इस तरह से हम लामी प्रमेय को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर 3 कोप्लेनर फोर्सेस P Q R एक्टिंग एट अ पॉइंट O। 3 फोर्सेस हैं P Q और R जो कि किसी पॉइंट O पे लग रहे हैं। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, इसमें 3 फोर्स है P Q और R। ठीक है, लेट द अपोजिट एंगल टू 3 फोर्सेस बी अल्फा बीटा गामा। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो अल्फा बीटा और गामा है। ओके, ओ ए सी बी पैरेललोग्राम जो बन रहा है हमारा, ओ ए सी बी पैरेललोग्राम जो बन रहा है उसको ओ ए ओ बी एडजेसेंट साइड्स है से एक फिगर का हम निर्माण करते हैं। 2 फोर्सेस P एंड Q का रिजल्टेंट डायगोनल OC द्वारा बनाते हैं। ओके, तो इसका डायगोनल हमने बना लिया। कैसे किया, O को सीधा स्ट्रेट किया, A से इस पॉइंट को मिलाया, B से इस पॉइंट को मिलाया, तो ये हमें 2 डायगोनल अब मिल गए हमें। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस P एंड Q मस्ट बी इन लाइन विथ OD। तो रिजल्टेंट जो होना चाहिए P और Q का, वो OD जो लाइन है, ये जो O से D की जो लाइन है इसी लाइन पे होनी चाहिए, और ये इक्वल होगा किसके, R के। R जो हमारा ये जो सेकंड डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये R के इक्वल हो जाएगा। ये रिजल्टेंट जो है P और Q का, परिणामी जो है, इन दोनों बलों को अगर इनका परिमाण निकालें तो ये R के इक्वल होगा। ज्योमेट्री से अगर हम देखें तो BC जो है, ये जो
BC जो है वो P है और AC जो है वो Q है। ये हमारा डायगोनल बैठा, ठीक है, अपोजिट गया, Q यहाँ गया, P यहाँ गया। एंगल AOC हमारा जो एंगल है वो O से देख रहे हैं तो 180 माइनस बीटा है, और OC और A देख रहे हैं तो बीच में जो होता है वहां का एंगल लेना है। तो ये देखिए C है, तो C का एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा। सेम ऐसी एंगल OAC, तो यहाँ पे एंगल देखना A का, OAC में A का एंगल है 180 माइनस गामा। ये तीनों एंगल हमने ले लिया। तो फिर ये त्रिभुज में साइन का फार्मूला लगाने से, साइन आपने पढ़ा है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अगर आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो देखिए पहला फोर्स ये है OAP के लिए, डिवाइड करना है इसमें साइन, एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस अल्फा। इसके अपोजिट में ये है तो 180 माइनस अल्फा। अब सेकंड है AC, है ना, ये AC है। AC के अपोजिट में क्या है, AC के अपोजिट में ये है 180 माइनस बीटा, ये लग गया। फिर CO ये हुआ आपका CO, है ना, OC या CO के अपोजिट में है 180 माइनस गामा। अब ये 180 माइनस अल्फा कीजिए तो ये मिल गया आपको साइन अल्फा, ये 180 माइनस बीटा कीजिए तो आपको मिल गया साइन बीटा, और 180 माइनस गामा कीजिए तो आपको मिल गया साइन गामा। तो इस तरह से प्रूव हुआ लामीस का थ्योरम। ओके, कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों के संगठन एवं विघटन। ठीक है, कॉम्पोजिशन देखते हैं, बलों को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं उसके संबंध में आप जानते हैं। हम किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के सभी फोर्सेस को जब जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने को ही कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका रिजोल्यूशन कैसे निकलता है ये देखते हैं। जोड़ने का मतलब ये है, यहाँ पर जैसे किसी फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट नॉर्थ के डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा की ओर है, और किसी फोर्स का डायरेक्शन साउथ के डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब उनको जोड़ेंगे तो वो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं रिजोल्यूशन, विघटन कैसे होता है। फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं ये मैं आपको थोड़ा से देर बाद बताऊंगा। उसके बाद सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सम करते हैं और सम ऑफ एच निकालते हैं। सम ऑफ एच या कहीं क्यूबी में या कहीं बुक्स में सम ऑफ एक्स भी देखने के लिए मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये किसके लिए होता है, एक्स डायरेक्शन के लिए होता है। तो सम ऑफ एच भी लिखते हैं कहीं और सम ऑफ एक्स भी कहीं लिखते हैं, है ना। रिजोल्यूशन के समय में हमको कभी भी क्या करना है, फोर्स को, जो भी फोर्स है उसको दो पार्ट में तोड़ना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज और वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट्स में तोड़ना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को जब हम सारे कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं, क्षैतिज फोर्सेस को जोड़ देते हैं तो सम ऑफ एच मिलता है। इसी तरह सभी फोर्सेस को वर्टिकल कंपोनेंट्स को जब हम सम करते हैं तो हमें मिलता है सम ऑफ बी मिलता है। रिजल्टेंट देखते हैं, रिजल्टेंट जब भी हमको निकालना होता है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको अंडर रूट में सम ऑफ एच का स्क्वायर करना है प्लस सम ऑफ वी का स्क्वायर करना है, इसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं हम। ओके, सम ऑफ एच का स्क्वायर और सम ऑफ बी का स्क्वायर करके, इसीलिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़े और हॉरिजॉन्टल को सम करके हमने सम ऑफ एच निकाला, वर्टिकल को हमने सम करके सम ऑफ बी निकाला। क्यों निकाला, ताकि इस फॉर्मूले हम रख सकें। तो इन दोनों को स्क्वायर करके रखना, ऊपर अंडर रूट लगाना है तो आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट का एंगल जब भी निकालना होता है हमको, तो हम फार्मूला यूज करते हैं tan थीटा इक्वल टू सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस मतलब ऊर्ध्वाधर फोर्सेस, मतलब ये जो सीधी रेखा में खड़ी लाइन में जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वाधर फोर्सेस, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो क्षैतिज रेखा में लगती है, एक्स डायरेक्शन में लगती है, उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ने के स्टेप में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक फोर्स मिला है, इस फोर्स का नाम हमने रख दिया है, जो भी नाम है, चलिए हमको इसका आर निकालना, रिजल्टेंट निकालना है। तो इसको जब हमको तोड़ना होगा तो इसको कैसे तोड़ते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, इसको ध्यान से आप समझिए। तो ये हमारा आर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमको पहुंचना यहीं पर है, पर हम सबसे पहले कैसे जाएंगे, ये गए हम हॉरिजॉन्टल गए, ये एक्स जो बनाया हमने ये बनाया, और उसके बाद हम बनाते हैं वाई। ठीक है, तो ये फाइनल हुआ। ठीक है, ये हमारा फाइनल हुआ, ये आर है हमारा,
अब आर को हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स में तोड़ा और एक वर्टिकल कंपोनेंट वाई में तोड़ा, ओके। लेकिन पहले हमको किसको तोड़ना है, पहले एक्स को बनाना है फिर वाई को बनाना है। अगर आप पहले वाई यहाँ बना दिए और फिर एक्स से यहाँ तक पहुंचे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको हमेशा पहले एक्स को ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर सीधी रेखा में वाई को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, फोर्सेस को तोड़ते हैं दो कंपोनेंट्स में। तो ये दो कंपोनेंट्स में हमने तोड़ा एक्स और वाई में। तो कहीं पर अगर 10 फोर्सेस हैं तो 10 बार उनको एक्स और वाई में तोड़ना पड़ेगा। तो सारे जो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस होंगे उनको अगर आप जोड़ देंगे तो सम ऑफ एक्स या सम ऑफ एच मिल जाएगा आपको। और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं अगर आप उनको जोड़ देते हैं तो आपको सम ऑफ वाई या सम ऑफ बी मिल जाएगा, ओके। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल है, अगर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, इंक्लाइंड में, स्लोप बनाते हुए, कोई एंगल बनाते हुए, तो उस केस में कैसे तोड़ें। तो देखिए सबसे पहले हमने एक्स ड्रॉ कर लिया, एक्स के बाद हमने वाई ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह से हमारा फाइनल हो गया, है ना। हाँ समझ गए, ये आर था हमारे पास। हमको जहां से ये चालू हो रहा है, देखिए ये है, हमको चालू कहाँ से करना है, जहां से ये चालू हो रहा है, ये देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है यहाँ से चालू करना है और पहुंचना कहाँ तक है, जहां पे एरो है वहां तक पहुंचना है। तो ये देखिए एग्जाम्पल इसका फाइनल आंसर, आर पॉइंट से हमने एक्स डायरेक्शन में पहले बढ़े और फिर वाई डायरेक्शन में आ गए। तो इस तरह से एक्स और वाई हमको मिल गया। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस भी डायरेक्शन में एंगल गिवन होता है उसे कॉस कंपोनेंट कहते हैं तथा दूसरे को साइन कंपोनेंट मान के कैलकुलेशन करते हैं। मतलब जब एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस भी डायरेक्शन में एंगल गिवन होता है उसे कॉस मानना है आपको, ठीक है। एंगल जहां पे भी दिया हुआ है उसको आप कॉस मानिए और अपोजिट को आपको साइन मानना है। ये कैसे होगा, ये न्यूमेरिकल के समय में आपको समझ में आएगा कि कैसे मानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्सेस, आघूर्ण या आघूर्ण का बल नियम। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लंबवत डिस्टेंस देखना है, ठीक है। मोमेंट को हिंदी में आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण को निकालने के लिए फोर्स, बल और डिस्टेंस को हम यहाँ पर दूरी लिखना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे दूरी आएगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, दूरी आएगा। और ये दूरी कैसा होना चाहिए, लंबवत दूरी होना चाहिए, ओके। तो मोमेंट जब भी आपको निकालना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, दी मोमेंट ऑफ अ फोर्स, किसी भी फोर्स का मोमेंट जो है, ठीक है, फोर्स से मोमेंट निकलता है। फोर्स से मोमेंट कैसे निकलता है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग हैंडपंप में, बोरिंग में पानी भरे होंगे कभी, है ना। तो उसके हैंडल में दूर में हम लोग ऊपर नीचे करते हैं पकड़ के, हैंडल को पकड़ के, तो वहां पे हमने फोर्स लगाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, बोरिंग के अंदर में जो चेन सिस्टम है उसमें जाके उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर उसका हैंडल इतना लंबा नहीं करते तो आप छोटा सा हैंडल कर देते तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अभी आपने दूर दूर में फोर्स लगाया है तो ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, चेन में जाके ये मोमेंट बन के काम कर रहा है। तो मोमेंट कैसे बनता है, मोमेंट मोमेंट तब बनता है जब फोर्स के साथ डिस्टेंस आ जाता है। फोर्स के साथ जब आप डिस्टेंस इंटू कर देंगे, जैसे हम लोग लीवर्स वगैरह यूज करते हैं रेल ट्रैक्स में, आपने देखा होगा कई पिक्चरों में कि ट्रैकरमैन जो होता है, ट्रैकमैन जो होता है वो ट्रैक को, लीवर को खींचता है तो हीरो का पैर फंस जाता है या किसी का भी पैर फंस जाता है किसी इंसान का। तो वहां पर भी मोमेंट का यूज हो रहा है। अगर वही हैंडल नहीं हो और नीचे से अगर हम करें तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए मोमेंट जो का वैल्यू कैसे आ जाता है, जो भी फोर्स आप लगाए हैं डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, इंटू हो जा रहा है, ये गुणा होने से बढ़ जाएगा। 5 फोर्स है मान लीजिए, 5 फोर्स है और डिस्टेंस 4 है मान लीजिए, 4 है, तो 5 चौक 20 हो जाता है। मोमेंट इस तरह से बढ़ता है। अब देखते हैं कपल क्या होते हैं। मोमेंट हमने समझा, मोमेंट क्या हुआ, मोमेंट फोर्स का एप्लीकेशन जब एक डिस्टेंस के साथ हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोमेंट। कपल देखते हैं अब हम, कपल क्या होता है, बलयुग्म। A pair of two equal and parallel forces in opposite direction is known as couple. ओके, कपल तो आप लोग समझते ही हैं, युग्म। आज के जमाने में आप लोग कपल 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 ऐसा कई बार मजाक मस्ती करते हैं, या मूवीज में भी आपको सुनने मिलता ही है ना। इंग्लिश में आप समझते ही हैं, कपल का मतलब होता है जोड़ी, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बल युग्म की, फोर्स की जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल है ना पैरेलल फोर्सेस, जब दो बराबर फोर्सेस हो और पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको कहते हैं बल युग्म फोर्स। कैसे, तो मानते हैं, देखिए ये एक फोर्स है मान लीजिए, है ना। अब ये मिट जाएगा, आप समझिएगा इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है
और सेम फोर्स अगर यहाँ पे अगर अपन ड्रॉ कर लें यही फोर्स और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दें तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया और एक दूसरे के पैरेलल भी हो गए, तो और पेयर हो गया, दो दो का मतलब हो गया पेयर हो गया, दो से जोड़ी बन जाता है। तो अ पेयर ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, जोड़ी हो पर दो बराबर फोर्सेस का जो कि पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको हम कहते हैं कपल। अब मैकेनिक्स में एकदम बार बार सुनने के लिए हमें मिलता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? ठीक है, तो देखिए नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे फ्री बॉडी, बॉडी को हमको क्या करना है, फ्री करना है और फिर डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो समझते हैं इसका असली मीनिंग क्या निकलता है। किसी बॉडी पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होता है, संतुलन की अवस्था होती है, समझ रहे हैं? जब संतुलन की अवस्था हो, जब संतुलन की अवस्था का मतलब हो नियत हो जाए कोई चीज, मतलब अब हमको समझ में आ गया कि यहाँ से इतना फोर्स लग रहा है, यहाँ से इतना फोर्स लग रहा है। अभी जैसे कहीं से फोर्स लगना चालू हुआ, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है वो फोर्स, तो उसको संतुलन की अवस्था नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, देखिए किसी बॉडी पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक्ट करने वाले ऑल फोर्सेस की एनालिसिस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। मतलब किसी बॉडी पे जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, ऑल फोर्सेस का मतलब हो रहा है जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उन सब के एनालिसिस के लिए, उन सब के आकलन के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है, उस बॉडी से सारे सपोर्ट को, जैसे कि वो बॉडी अगर किसी दीवार में लगा हुआ है या किसी जमीन में रखा हुआ है फ्लोर, या कहीं हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट मतलब पिन विन के थ्रू है, या कोई कहीं रस्सी वस्सी से बंधा हुआ है, या किसी दूसरे बॉडी के साथ भी टच है। ठीक है, तो हमको मान लीजिए दोनों बॉडी का एनालिसिस करना है, तो एक बार में एक ही बॉडी को हमको देखना है, दूसरी बॉडी को भी हमको हटाना है, हटा के उनके जगह में अप्लाइड होने वाले रिएक्शन को शो करना है। जैसे कि कोई चीज जमीन दीवार में लगी हुई है, तो दीवार में टच है, इसका मतलब है कि दीवार से कुछ ना कुछ रिएक्शन उसको मिल रहा है ना? आप दीवार पे जितना ताकत लगाएंगे उतना आपको रिएक्शन मिलेगा वहां से, है ना? तो उस रिएक्शन फोर्स को अपन शो करते हैं। जैसे दीवार को हटा देंगे, दीवार की जगह में हम लोग रिएक्शन फोर्स शो कर देंगे कि यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है करके। जैसे कि कोई चीज जमीन में खड़ी हुई है, ठीक है, तो जमीन में रखी हुई है, तो जमीन को अब हम नहीं दिखाएंगे डायग्राम में, क्वेश्चन में तो हमको दिख गया कि आ गया कि ये जमीन पे रखा हुआ है ये चीज, लेकिन जब हम उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जमीन को नहीं दिखाएंगे, जमीन की जगह में हम क्या दिखाएंगे, हम उसका वेट को दिखाएंगे जो कि जमीन की तरफ जा रही है, वेट फोर्स को दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या दिखाएंगे, जमीन में जहाँ पे रखा हुआ है, बॉडी जहाँ पे टच हुआ है, वहां से एक फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगेगी, उसको दिखाएंगे। देखिए कोई भी बॉडी कहीं पे भी किसी से भी टच में होती है तो वहां से अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगता है। जैसे कोई चीज जमीन में रखी हुई है तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में दीवार है तो राइट हैंड साइड में उसका फोर्स लगेगा। जैसे दीवार ऊपर है और बॉडी से टच है तो हम दीवार को हटाएंगे और फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी जिस साइड से भी लगी हुई है उस साइड से उस बॉडी को हम हटाएंगे पहले, मतलब उस बॉडी को नहीं बनाएंगे, हम अपनी मेन बॉडी को बनाएंगे, उस बॉडी को नहीं बना के उस बॉडी से इस तरफ अपोजिट में जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको शो करेंगे। तो इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं कि अपना जो भी बॉडी, जैसे 5 बॉडी है तो हम एक एक बॉडी को अलग अलग बनाएंगे, तो पांचों बॉडी को एक साथ टच करके नहीं बनाएंगे, सब बॉडी को फ्री फ्री करके बनाएंगे, अलग अलग मुक्त अवस्था में देखेंगे कि इस बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्स कहाँ कहाँ से लग रहे हैं। इस तरह से जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर में महान प्रोफेसर श्री भूपेन चापड़ी जी जो आईआईटी कानपुर के हैं, उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है। मैं पहली अवस्था आपको बताता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, स्थायी संतुलन, किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर अपनी पहले की स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो यह स्टेबल कंडीशन कहलाता है। जैसे कि एक बड़ा सा टब है, उस टब में आपने किसी बॉल को रखा हुआ है, उसको ऊपर की तरफ आपने खींचा बॉल को और छोड़ दिया, तो वो बॉल क्या होगा, वापस टब में उसी जगह पे आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने उसको उसकी जगह से हटाया तो वो वापस वहीं पर आ गया। जैसे कि ये डायग्राम है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसे कि ये कोई बॉल है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है बॉडी, हमने इसको इस तरफ ले गया और छोड़ा तो ये वापस यहीं आ जाता है, फिर हमने इसे यहाँ ले गया छोड़ा तो ये वापस आ जाता है, तो इसे ही हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है। किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर
वह अपनी पहले की स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ गए, सिंपल सा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अस्थायी, विपरीत या असंतुलित अवस्था होती है। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर फोर्स की तुलना में बॉडी बहुत ज्यादा अनस्टेबल बिहेवियर करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से बहुत ज्यादा दूर चले जाती है, तो उसे ही हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, इसी बॉल का अपोजिट कर दिया अब हमने। ठीक है, अब देखिए ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और ये बॉडी बहुत ज्यादा मूव कर जाएगी। ठीक, इसे कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं बॉडी बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो जाती है। अनस्टेबल का मतलब है असंतुलित, अस्थायी। ठीक है, इसे कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे हम जितना भी फोर्स लगाते हैं वो फोर्स के प्रभाव में अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूरी तय करती है और फोर्स का इफेक्ट, प्रभाव खत्म होने पर वह रुक जाती है, तो उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे मैदान में रखा हुआ ये बॉल, हमने इसे फोर्स दिया तो जब तक इसमें फोर्स है तब तक ये मूव की, और जहां पे फोर्स खत्म हुआ ये रुक गई। इसको हमने कितना भी फोर्स दिया और जब छोड़ा तो ये वापस वहीं आ गई, तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला गया। इसे हमने थोड़ा सा फोर्स दिया, ये बहुत ज्यादा ही दूर चली गई अपने पोजीशन से, इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह दिए। और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहाँ जितना फोर्स हम देंगे उतने ही दूर तक ही जाके रुकेगी। तो ये 3 एग्जांपल हैं इक्विलिब्रियम के। मतलब जब बॉडी रुक जाती है, उस पर फोर्सेस का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। जब फोर्स ज्यादा भी लगाने से बॉडी वहीं बार बार आ जा रही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। जब कम फोर्स से बॉडी बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर जा रही तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से। और जब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उतना ही मूव कर रही है तो उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कब होती हैं इसे समझते हैं। देखिए जितना भी हॉरिजेंटल फोर्सेस है अगर आप उन सबको जोड़ते हैं और वो बराबर जीरो हो जाए तो उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल फोर्सेस का सम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, अगर ये शून्य आ गया तो। सेम ऐसी सम ऑफ एफ वाई, वाई डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस जितने भी हैं, सम ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन के जितने भी फोर्स हैं, या सम ऑफ एच जो अपन पढ़े थे वही है सम ऑफ एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस, एफ मतलब फोर्स, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन। सेम ऐसे ही सम ऑफ एफ वाई, एफ मतलब फोर्सेस, वाई मतलब वाई डायरेक्शन के फोर्सेस। अगर कोई ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको प्लस ले लेंगे, कोई अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको माइनस ले लेंगे। आपकी मर्जी है, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, और सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है जोड़ होता है, योग होता है। अगर ये जीरो आ जाए तो वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या है, जीरो आ गया। इसके अलावा मोमेंट्स का भी इक्विलिब्रियम देखा जाता है। अगर सारे मोमेंट्स को जोड़ दिया जाए, मोमेंट्स मतलब फोर्स और डिस्टेंस को इंटू करके जब वैल्यू निकालते हैं तो उसको मोमेंट कहते हैं, इसे जोड़ दिया जाए तो इन सब का भी अगर सम अगर जीरो आ गया तो उसे हम कहते हैं संतुलन की अवस्था है। फोर्सेस के लिए कंडीशन 1 तथा मोमेंट्स के लिए कंडीशन 2 को पूरा होना चाहिए। फोर्सेस के लिए ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स सम ऑफ एफ वाई। मोमेंट के लिए ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स। ओके, तथा पूरे सिस्टम के लिए 1 2 3 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और पूरे सिस्टम का जब बात करते हैं हम तो उसके लिए हमें इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करवाना पड़ता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखिए ये न्यूमेरिकल्स यहाँ से चालू हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला बेसिस है, कुछ डायग्राम बेसिस है, इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के क्लासेस में आप इतनी चीज़ों को पढ़ लीजिए और जूम क्लासेस में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, और मैं अब आपको इसका शेयर भी कर देता हूँ, PDF नोट्स भी शेयर कर देता हूँ जो आपके काम आएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।